दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस की एक महत्वपूर्ण ब्रांच यानी केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 ब्रांच होती है अपनी अलग अलग, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पहले क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें टोटल हम 20 से 22 क्लासों के अंदर जो पूरी केमिस्ट्री है, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे हरियाणा की बात करें तो ग्राम सचिव है, स्टाफ नर्स है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। और इसी प्रकार से रेलवे में भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो एक महत्वपूर्ण हमारा ये सब्जेक्ट है जहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। एक अच्छे लेवल तक हम बात करेंगे और जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा इन सभी की पीडीएफ हम लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री के बारे में हम जानना शुरू करें। तो सबसे पहले सवाल हमारे मन में यही आया कि ये शब्द कहाँ से आया है केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री शब्द जो है ये निकला है कीमिया शब्द से, कीमिया, या फिर इसको हम सी से भी शुरू करके लिख सकते हैं कीमिया। तो केमिस्ट्री शब्द जो हमें मिला है ना वो कीमिया शब्द से मिला है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। यदि हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारा एक देश है मिस्र, जिसको आप इजिप्ट बोलते हो। और इस मिस्र देश के अंदर एक नदी बहती थी, नील नदी, यानी अब भी बहती है। मिस्र देश के अंदर एक नदी बहती है, नील नदी। और इस नील नदी के अंदर जो मिट्टी पाई जाती थी ना वो काली मिट्टी पाई जाती थी। तो काली से भी आप कीमिया बना सकते हो, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती थी। और इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल भी साथ में पाए जाते थे। और इसी काली मिट्टी से यानी केमिकल से ये शब्द हमारा बना है कीमिया। और इसी कीमिया शब्द से हमारा शब्द बना है केमिस्ट्री। तो इसके पीछे की कहानी हम देखें तो वो मिस्र देश की नील नदी के साथ जुड़ती है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि हम बात करें केमिस्ट्री की तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो इसकी जनक की बात करें हम, केमिस्ट्री का जो फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनी लेवोजियर को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर एक ही बात है। अब ऐसे ही तो फादर नहीं कहा जाता, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो इन्होंने किया है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है हमारी 2 गैसें होती हैं। एक तो हमारी गैस है हाइड्रोजन और दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन। इसके साथ में कहानी जुड़ती है इनकी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी H से हाइड्रोजन और H से ही नाम बनेगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ऐसे याद रखिए आप। और यदि ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, तो आप मतलब पीस आप शांति में चले जाओगे तो पीस से शब्द बनेगा क्रिस्टले। मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो सब तरफ शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा। तो यदि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो इनके खोजकर्ता अलग अलग हैं दोनों के। अब इन्होंने इनकी खोज तो की थी लेकिन इनको नाम नहीं दे पाए। यानी जो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन नाम दिया था, ये नाम किसने दिया था सर? एंटोनी लेवोजियर ने। और इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन नाम दिया था वो किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट सर इसने दी थी कंबस्टन थ्योरी। कंबस्टन थ्योरी, कंबस्टन का मतलब होता है जलना। मतलब जलने से रिलेटेड जो इसने बताया था कि कोई भी हमारे पास फ्यूल होता है और उस फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन। मतलब कोई भी वस्तु जलेगी ना तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, उपस्थिति में जलेगी। और कोई भी फ्यूल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें मिलती है एनर्जी। वो एनर्जी आपकी लाइट की फॉर्म में हो सकती है या हीट की फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो कंबस्टन थ्योरी थी ये भी किसने दी थी सर? एंटोनी लेवोजियर ने। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने किताब लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस किताब के अंदर इसने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में बताया था। तो ये 3 बातें हैं जो 3 मुख्य कारण हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं
एक ही बार में चीजों को लिखते चलिए। इतना पक्का है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जितना मैं कराऊंगा केमिस्ट्री का आपको। एक अच्छे लेवल तक चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यदि सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है 5 ब्रांच में मेनली बात करती हैं। अब लिखता नहीं, मैं सीधा आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब है जो चीजें कार्बन से बनी हो। दूसरा आपकी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। और तीसरी हमारे पास होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और चौथी होती है बायो केमिस्ट्री। और पांचवी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये सारी की सारी बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वनडे एग्जाम के अंदर या कंपटीशन के लिए वो एकेडमिक चीजें नहीं पढ़नी। आपको क्या करना है, कुछ मेन लॉजिक ही ध्यान में रखने हैं। तो ज्यादातर जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इसके साथ में एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एनालिटिकल का मतलब जो मेडिसिन वगैरह है, औषधि वगैरह है जो केमिस्ट्री से यूज होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में जो अलग पार्ट बचे हमारे कि बायो के साथ केमिस्ट्री कैसे यूज होती है बायो केमिस्ट्री में, और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री कैसे यूज होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक हमें नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पर, मतलब कार्बन वाली चीजें। तो सर बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। लगभग 10 से 12 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, जो पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड और हिंदी के अंदर आप पढ़ोगे रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब यदि मैं केमिकल कंपाउंड के बारे में आपको बताऊं तो 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं सर। एक को तो बोला जाता है हमारा एसिड, और सेकंड को बोला जाता है सर बेस, और थर्ड को बोला जाता है साल्ट। तो जो आप केमिकल कंपाउंड लेके चलोगे ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। और हिंदी में भी लिखना चाहो तो एसिड को बोला जाता है अम्ल, बेस को बोला जाता है सार और साल्ट को बोला जाता है नमक। तो आपको इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ना है। और जब इनके बारे में पढ़ोगे तो हमारा पहला टॉपिक पूरा हो जाएगा केमिकल कंपाउंड। फिर इसी प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल में धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर जाएंगे। अब हम डिस्कस करना शुरू करें तो हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे सर एसिड और बेस के बारे में, और लास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर एसिड और बेस के बारे में। अब यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एसिड और बेस से। पहले तो इनकी कुछ आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो इनके यूज के ऊपर बनेगा कि इनका हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि एसिड होता क्या है और बेस क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो आप इनका पता कर सकते हो टेस्ट के द्वारा। किसी भी चीज को आप चख के बता सकते हो कोई भी एसिड है या बेस है। तो एसिड को यदि मैं बात करूं तो एसिड स्वाद के अंदर होते हैं ना, वो खट्टे होते हैं सर, सोर होते हैं। तो जो चीज आपको खाने में खट्टी लगे मतलब वो हमारा एक एसिड है। और यदि कोई चीज खाने के अंदर आपको बिटर लगती है, कड़वी लगती है, इसका मतलब सर वो हमारा एक बेस है, अक्सार है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने नींबू खाया तो नींबू का स्वाद खट्टा होता है तो नींबू के अंदर एक एसिड मिलेगा आपको। साबुन वगैरह का स्वाद आप देखोगे तो थोड़ा सा कड़वा होता है, वो हमारा बेस होता है। तो पहला तो यही है कि आप इन चीजों को चख के बता सकते हो एसिड और बेस के बारे में। अब हर चीज को चख पाना संभव नहीं है तो हमें कुछ और तरीके भी पता होना चाहिए। जो दूसरा तरीका होता है सर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का वो होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, जो एसिड है ना सर उनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो बेस है इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि पीएच का मतलब क्या है, तो बिल्कुल गौर से सुनना। पीएच स्केल के बारे में आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गौर से सुनना। एक आपका स्केल बनाया गया था और इस स्केल से भी आप पता कर सकते हो कि हमारा जो केमिकल है वो एसिड है या बेस है। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है। तो हाइड्रोजन की सांद्रता से भी आप पता कर सकते हो कि हमारा वो एसिड है या बेस है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो आपको लगाना है ऑप्शन में सवेंसन। सवेंसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 के अंदर ये स्केल बनाया था, और 1909 यदि ऑप्शन में नहीं मिलता तो ऑप्शन में लगाना है 1913। दोनों ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि 1909 में तो एसिड और बेस के बारे में ही बातें चल रही थी, और यदि हम 1913 की बात करें तो 1913 हमारी वो डेट है जिसमें पीएच स्केल बना था। अब दोनों ऑप्शन सही हैं। ज्यादातर बुक में आप 1909 पढ़ोगे, लेकिन पीछे एक रेलवे एग्जाम में 1909 ऑप्शन नहीं था, तो वहां पर 1913 सही आना था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सोरेनसन ने इस प्रकार से एक स्केल बनाया था जिसपे 1 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी थी, और बीच में हमारा नंबर लिखा था 7। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी सॉल्यूशन आप इस स्केल के ऊपर डालिए। यदि आपकी रेंज 7 से कम है, मतलब आपने कोई भी सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला और आपकी यदि रेंज 7 से कम आई है, आपकी रेंज यदि 7 से कम आई है, इसका मतलब सर वो सॉल्यूशन आपका एसिड है। और यदि आपकी रेंज 7 से ज्यादा आई है, इसका मतलब सर वो आपका सॉल्यूशन बेस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो आप इसके ऊपर ब्लड को डालोगे ना, तो पीएच मान दिखाएगा 7.4, और 7 से ज्यादा है, इसका मतलब जो ब्लड होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये आपका स्केल था। एसिड के पीएच मान 7 से कम होता है, बेस का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और जिनका पीएच मान पूरा 7 होना उनको बोला जाता है सर न्यूट्रल, यानी उदासीन। न्यूट्रल उनको बोला जाता है, मतलब वो केमिकल हमारा उदासीन होता है। और पीएच मान यदि मैं 7 की बात करूं तो आपको याद रखना है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी जो आप आसुत जल होता है ना, जो आप इन्वेटर वगैरह के अंदर डालते हो डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच मान सर हमारा 7 होता है। अब एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे जैसे आप 7 से आगे जाओगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आगे आगे जैसे जैसे जाओगे ना सर, तो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब यदि मैं पूछूं कि एक का पीएच मान 10 है और एक का 12 है, तो पीएच मान 12 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यदि मैं बेस की बात करूं तो सर उल्टा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। जैसे जैसे आप 7 से दूर जाओगे ना, तो हमारा पीएच मान कम होता जाएगा, और हमारा जो बेस है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और 7 से आगे जाओगे तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेस तो हमारे 7 से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे, और एसिड हमारे 7 से कम आएंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक का पीएच मान है 2 और दूसरे का पीएच मान है 5, तो जिसका पीएच मान 2 है वो 7 से दूर है, मतलब वही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दूसरा तरीका ये था हमारा सर पीएच मान से भी आप पता कर सकते हो, और पीएच हमें बहुत सारी वैल्यू याद करने वो हम आगे ट्रिक से देखेंगे। और तीसरा तरीका था वो था इन चीजों का पता करने का, वो था हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से भी आप इन चीजों का पता कर सकते हो। अब होता क्या है, देखो लिटमस पेपर आपने देखा होगा, अब कैसे पता चलता है, यदि आपका केमिकल या सॉल्यूशन एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है और मेरे को पता करना है कि ये एसिड है, बेस है, तो आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसमें जब डुबोगे ना तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो एसिड है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो बेस है ना वो लाल लिटमस को सर नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो एक आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लिटमस पेपर से भी इनका पता लगाया जा सकता है। अब मैं लिटमस पेपर के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं। यदि हम बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर को एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है ना, इसको आप मानते हो एक नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर
लिटमस पेपर हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है पता लगाने के लिए एसिड और बेस का। अब कुछ बातें हैं लिटमस पेपर से रिलेटेड। पहली बात, लिटमस पेपर है ये आपका कैसे कलर का होता है। यदि आप नेचुरल लिटमस पेपर की बात करो ना सर, यदि प्राकृतिक की बात करो तो ये हमें पर्पल कलर के अंदर मिलता है स्टार्टिंग में। पर्पल कलर का मतलब होता है बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर का जो आपका प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है और इसके बाद में आप इस पर किसी भी रंग की डाई चढ़ा सकते हो। ये नहीं कि रेड और ब्लू, किसी भी रंग की आप इसके ऊपर डाई चढ़ा सकते हो। तो जो इसका ओरिजिनल कलर है वो पर्पल कलर है। अब मैं आपसे ये पूछूं लिटमस पेपर सर हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो लिटमस पेपर हमें लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होते हैं। लाइकेन नामक पौधे से हमें लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं। और ये पौधा है ना, जब आप इसको देखोगे ना तो इसको पता नहीं कर सकते कि इसकी ऊपर वाली जड़ है या नीचे वाला इसका तना है। मतलब लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसको आप पता नहीं कर सकते देखिए कि तना कौन सी साइड है और जड़ कौन सी साइड है। और जिनको आप ऐसे पता नहीं कर सकते वो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आते हैं। थैलोफाइटा, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है लिटमस पेपर जो थैलोफाइटा ग्रुप का है, ठीक है। और इसके बाद में यदि बात करूं तो लाइकेन के अंदर सर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है एल्गी शैवाल, जिसको आप बोलते हो एल्गी यानी शैवाल, और दूसरा होता है सर फंगाई यानी कवक। फंगाई यानी कवक। तो ये दो चीजें इस पेड़ के अंदर हमारी रहती हैं लिटमस लाइकेन के अंदर। एक तो सर हमारी एल्गी पाई जाती है और एक हमारी फंगाई पाई जाती है। अब देखो बहुत ही अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। जो एल्गी है ना सर, एल्गी के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। एल्गी के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल आपने सुना होगा कि पौधे के अंदर जिस पौधे में क्लोरोफिल होता है ना पत्तियों में, वही पौधा भोजन बना सकता है। तो जो हमारा एल्गी है इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब सर ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना सकता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट हमारा फंगाई है ना, फंगाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन इसमें एक पावर और होती है और वो होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की पावर। वाटर एब्जॉर्ब पावर होती है, मतलब जल को ग्रहण करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो देखो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब यदि एल्गी को अपना भोजन बनाना है ना, तो एल्गी के पास क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाएगा, लेकिन वाटर की जरूरत है। तो जो पानी लेता है ना ये एल्गी, ये आपका लेता है फंगाई से। तो ये पानी दे देगा तो यहाँ पर एल्गी का भोजन बन जाएगा। और भोजन बनने के बाद में जो एल्गी है ना, वो अपना भोजन किसके साथ शेयर करता है सर, फंगाई के साथ शेयर करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पर अलग अलग कैटेगरी की दो चीजें हैं और दोनों एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। इसने इसको पानी दिया और इसने इसको भोजन दिया। तो ऐसे रिलेशन को साइंस के अंदर बोला जाता है, बायोलॉजी के अंदर सर सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन इनको बोला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर ये दोनों चीजें रहती हैं और हिंदी में बोला जाता है सर सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि लाइकेन पौधे के अंदर एल्गी और फंगाई है वो आपकी सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर रहती है। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो बायोलॉजी के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर होते हैं। तो तीसरा हमारा ये है जिनसे आप एसिड और बेस का पता कर सकते हो। और जो चौथी चीज है ना वो हमारी है क्या, जो आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी। ये कहा गया था कि यदि कोई भी आपका केमिकल है वो पानी के अंदर हमें हाइड्रोजन आयन दे दे। देखो आपको क्या करना है, कोई भी केमिकल का पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो आप उस केमिकल को पानी के अंदर डाल दो। तो जो पानी मिलने के बाद में यदि आपको हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे H3O पॉजिटिव, तो कहने का मतलब ये है सर जो एसिड है ना वो पानी के अंदर आपको या तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रोनियम आयन देते हैं। लेकिन यदि मैं बेस का जिक्र करूंगा तो बेस को पानी में
हाइड्रोक्सियल आयन, हाइड्रोक्सियल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सियल आयन देते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊं तो एक हम एसिड लेके चलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको जब आप पानी के अंदर मिलाओगे, वाटर के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो H है ना ये तो बन जाएगा पॉजिटिव और ये Cl है ये बन जाएगा नेगेटिव। मतलब आपको H पॉजिटिव आयन मिला, इसका मतलब आपका HCl है वो आपका एक एसिड है। और ये जो बात बताई थी ना, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आरहेनियस थ्योरी, जिसको आप आरहेनियस बोलते हो या आरहेनियस बोलते हो, एक ही चीज है। आरहेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, तो इसी को आप पढ़ते हो आरहेनियस थ्योरी के नाम से। अब कभी भी पेपर में पूछ लिया जाए कि आरहेनियस थ्योरी क्या थी, तो मतलब यदि आपको किसी भी केमिकल को पानी में मिलाने पर, वाटर में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन मिला तो वो एसिड है, और यदि आपको हाइड्रोक्सियल आयन मिला, OH नेगेटिव मिला, तो वो बेस है। ये बात जो बताई थी सर, ये बात बताई थी आरहेनियस ने, तो आप इसको आरहेनियस थ्योरी के नाम से भी जानते हो। तो ये चार चीजें हमारे पास हैं जिनसे आप पता कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपके पास जो केमिकल है या आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है या बेस है। अब जो तीसरा मैंने लिटमस पेपर वाला बताया है ना, इसमें एक दो बातें आप और नोट कर लो जो यहाँ पे मैं बताने भूल गया। जो लिटमस पेपर है ना सर, ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, प्रकृति से हमें मिलता है। तो क्या कोई आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है इसके अंदर, जो हमने बनाया हो, जो मानव ने बनाया हो, तो कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी आप लिख लीजिए, यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी है हमारे पास कुछ, जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना, इसके अंदर आप लिखिए मिथाइल ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज से भी आप पता लगा सकते हो एसिड और बेस का। कैसे पता लगता है? अब इसका कलर तो ऑरेंज है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब एसिड के साथ इसका क्या बिहेव रहेगा सर, और बेस के साथ इसका क्या बिहेव रहेगा वो आप सुन लीजिए। यदि आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड के पास लेके जाओगे ना, तो वहां पर इसका कलर हो जाता है ऑरेंज से रेड। मतलब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ लाने पर रेड कलर आपको मिलेगा। और यदि मिथाइल ऑरेंज को आप बेस के कांटेक्ट में लाओगे ना सर, तो आपको कलर मिलेगा येलो, येलो कलर मिलेगा, मतलब पीला सा आपको मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ तो रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है सर फिनोल्फ्थलीन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में एक बात है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन देख लीजिए स्पेलिंग एक बार, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। अब इस फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है हमारा, इसका कोई भी कलर नहीं होता। अब कैसे पता चलेगा सर एसिड और बेस का? इससे यदि आप फिनोल्फ्थलीन को एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे ना, तो आपको कोई भी कलर नहीं मिलता, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता फिनोल्फ्थलीन के कांटेक्ट में लाने पर। लेकिन आप फिनोल्फ्थलीन के कांटेक्ट में एक बेस को लेके आओगे ना सर, तो वहां पर आपका कलर हो जाता है पिंक। कैसा कलर हो जाता है आपका? पिंक, यानी गुलाबी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनोल्फ्थलीन का आपका, कि एसिड के साथ क्या बिहेव होता है और बेस के साथ क्या बिहेव होता है। और जो आपने 2000 रुपए का नोट देखा है ना, उस पर आपकी फिनोल्फ्थलीन की डायरी चलाई जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा एक बिल्कुल हम देसी एग्जांपल लेके चले तो टर्मरिक, जिसको आप बोलते हो हल्दी, टर्मरिक। तो टर्मरिक से भी कैसे पता चलता है देखो, अब टर्मरिक का कलर आपको नेचुरल पता है जैसा भी होता है, और आप इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे ना सर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस के कांटेक्ट में लेके आओगे तो इसका कलर हो जाता है रेड। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, मान लो आपके कपड़े के ऊपर हल्दी गिरी हुई, मतलब हल्दी का मतलब क्या है, आप जब खाना खाते हो तो आपके कपड़े के ऊपर सब्जी गिर गई। अब सब्जी के अंदर हमारी होती है हल्दी, और अगले दिन जब आप सुबह उसको आपकी मम्मी धोती है, जो भी धोते हैं, तो वहां पर आपने धोया, मतलब आपने साबुन का प्रयोग किया,
और सोप आपकी एक क्या होती है, बेस होता है। यानी जब हल्दी आपकी बेस के कांटेक्ट में आएगी ना सर, तो जो आपका पीले रंग का धब्बा था वो लाल रंग के अंदर बदल जाएगा। और एसिड के साथ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर आप दही डाल के देखो वो कलर सेम का सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब लास्ट में एक बात और बताऊंगा इनसे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है पीएच मान की एक हम अलग पूरी सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा जब एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। अब नॉर्मल लेवल तक ये चीजें ठीक है, एक दो बात बताता हूँ जो कई एग्जाम में पूछ ली जाती है, रेलवे वगैरह में खासकर। अब दो तीन साइंटिस्टों का नाम जुड़ता है जब भी हम एसिड और बेस की बात करते हैं। पहला साइंटिस्ट मैंने आपको आर्हेनियस बता दिया कि एसिड पानी के अंदर जाएंगे ना तो H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब एक बात और, यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो वो पानी के अंदर पूरा का पूरा घुल जाएगा और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपको H पॉजिटिव आयन देगा। और यदि वीक एसिड है तो पूरा नहीं घुलेगा और हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे। और इसी प्रकार से पानी में यदि OH नेगेटिव आयन देगा सर तो वो हमारा बेस होता है। अब दो साइंटिस्ट के बारे में मैं और बताता हूँ आपको जो पूछ ले जाते हैं कई बार रेलवे वगैरह में। दूसरा साइंटिस्ट है हमारा ब्रोंस्टीड एंड लोरी। ब्रोंस्टीड एंड लोरी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ब्रोंस्टीड एंड लोरी ने क्या कहा था सर? अब देखो बात तो एक ही, इसको घुमा घुमा के बोला गया है। आर्हेनियस ने बोला था कि एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है तीन चीजें होती है, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो मेरे को पता है कि एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है सर प्रोटॉन। तो इसी बात को यदि मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो एसिड क्या होते हैं, जो सर प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड हमारे क्या होते हैं सर, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। यानी जो एसिड है ना वो पानी के अंदर जब मिलेंगे ना सर तो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। और इसी बात को यदि मैं बेस की थ्योरी में देखूं, बेस के अकॉर्डिंग कहना चाहूं तो जो बेस है ना वो क्या करेंगे सर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसने डोनेट किया है तो बेस हमारा एक्सेप्ट करेगा। सेम वही चीज है जो आपको ध्यान में रखने का, कभी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चीज इसको, ठीक है। तो ये थ्योरी थी ब्रोंस्टीड एंड लोरी की कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं सर, मतलब H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और दूसरा जो बेस होता है ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये बात सर आपको ध्यान में रखनी है। और जो तीसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था लेविस। अब इसने क्या कहा था, बिल्कुल गौर से सुनना। अब मैं आपको ये पूछूं कि लेविस एसिड कौन से होते हैं, लेविस एसिड कौन से होते हैं, तो बिल्कुल गौर से सुनना। L से बनाओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A से बनेगा सर एक्सेप्टर, A से बनेगा एक्सेप्टर। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लेविस एसिड कौन से होते हैं। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड किनको बोला गया है, तो ऐसे केमिकल जो लोन पे, सॉरी केमिकल बोलते हैं कोई भी आप लोग जो बोल सकते हो, यदि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोला जाता है एसिड। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसने एक्सेप्ट किया है तो दूसरे को तो डोनेट करना पड़ेगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना सर, उनको बोला जाता है लेविस बेस। अब ये रट्टा मारने वाली बात है, समझने वाला आगे आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ोगे जब चीजें समझ में आएगी अच्छे से सारी यहाँ से। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, आ सकती है इनमें से भी कि इनका क्या क्या दावा था, क्या क्या इनकी थ्योरी थी। तो लेविस एसिड वो होते हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा ना वो आपका एसिड होता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना वो हमारा लेविस बेस होता है। अब होता क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताऊं। देखो ये हमारा A है और ये हमारा एक B है, ठीक है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फालतू है, वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो बॉन्डिंग के अंदर भाग नहीं लेते
उन्हीं को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है। अब गौर से सुनो, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा सर, ए को। अब ए ने क्या किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और यही तो मैंने बताया था, एल से लोन पेयर और ए से एक्सेप्ट। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, वो एसिड होता है। इसका मतलब सर ए यहाँ पर एसिड होगा, और बी ने डोनेट किया है ना, तो ये हमारा बेस होगा। ये थोड़ी दी थी सर लेविस ने। लेविस एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और लेविस बेस वो होता है जो डोनेट करे। तो ये हमारा पहला पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ये पता चला सर कि एसिड और बेस होता क्या है, मतलब एसिड और बेस का हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी मैंने 4 या 5 पॉइंट बताए। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अब बारी-बारी से। सबसे अगली क्लास में सबसे पहले मैं सारे के सारे एसिड बताऊंगा, फिर उसके बाद में सारे के सारे हम बेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस क्लास को हम पूरी करते हैं और अगली क्लास में जानेंगे यहाँ से आगे की बातें। अब जितना भी मैंने डाटा लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम का सेम ये डाटा है ना, ये हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को गौर से सुनिए और बहुत कम टाइम में चीजें मैं पूरी करा दूंगा।